हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला लेक्चर करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के बारे में। मोलर कंडक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने ये भी देखा कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में या कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होते हैं, उनके बीच में जो रिलेशंस थे वो भी हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखेंगे कि वेरिएशंस क्या होते हैं कंडक्टेंस में, कंडक्टिविटी में, मोलर कंडक्टिविटी में और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन के साथ। अगर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है हमारे पास, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को हम लोग डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने का मतलब होता है कि अगर हम इसके कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो उसके कंडक्टेंस में या कंडक्टिविटी में या फिर मोलर कंडक्टिविटी में या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। तो आज का लेक्चर इस वेरिएशंस को लेकर के होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के अंदर क्या वेरिएशंस क्रिएट होते हैं अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन घटाते हैं या डाइल्यूशन बढ़ाते हैं। डाइल्यूशन बढ़ाएंगे जब भी तो कंसंट्रेशन जो होता है वो घटता है, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या चीज है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर डाइल्यूशन बढ़ाते हैं इसका मतलब और ज्यादा सॉल्वेंट जो है हम मिलाएंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या फिर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या होता है? घटता है। तो एक कॉमन चीज है कि कंडक्टेंस जो होगा वो दो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अलग अलग होता है। एक क्या इलेक्ट्रोलाइट्स होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। तो इन दोनों के लिए जो कंडक्टेंस का मैटर होगा वो थोड़ा अलग अलग होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लोग जो देखेंगे वो, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का होगा, इन दोनों का जो वेरिएशंस होगा कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन से, उसमें कंडक्टेंस के लिए कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल दोनों का सेम वेरिएशंस होता है, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इन दोनों के लिए जो कंडक्टेंस का वेरिएशंस होता है कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन से, वो सेम होता है। तो क्या होता है? तो सबसे पहले अगर देख लें हम लोग कि अगर हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन इंक्रीजेस, यानी डाइल्यूशन जो होता है वो इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होगा? बाय मिक्सिंग सम मोर सॉल्वेंट, और ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट मिला देंगे। तो सॉल्वेंट अगर मिलाएंगे तो डाइल्यूशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तो ऐसी कंडीशन में कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा। कंडक्टेंस इंक्रीजेस, कंडक्टेंस भी जो है वो इंक्रीज होता है। डाइल्यूशन बढ़ाने पर इसका वॉल्यूम भी बढ़ता है। वॉल्यूम जो होगा इलेक्ट्रोलाइट का ये बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो ऐसी कंडीशन में भी कंडक्टेंस जो होगा वो इंक्रीज करेगा, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो। अब मान लेते हैं कि कोई भी हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया हुआ है जिसमें सॉल्वेंट क्या है? वाटर। अगर हमने वाटर सॉल्वेंट लिया है तो जब हम लोग when we mix water, अगर हम लोग वाटर को और मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? then number of ions increases। अगर हम लोग और ज्यादा सॉल्वेंट मिलाएंगे तो उनके अंदर डिसएसोसिएशन जो होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनके अंदर डिसएसोसिएशन बढ़ जाएगा, तो नंबर ऑफ आयंस भी क्या होंगे? इंक्रीज होने लगेंगे। नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ेंगे तो ऐसी कंडीशन में कंडक्टेंस क्या होगा? कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। तो ये हो गया किसके लिए? ये हो गया कंडक्टेंस के लिए। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मान लेते हैं कि ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का केस है, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें मिला हुआ हो सॉल्यूशन में, अगर उसके अंदर हम लोग
क्या करें, थोड़ा सा भी अगर हम लोग उसका सॉल्वेंट बढ़ाते हैं तो उनका डिसएसोसिएशन जो है वो तेजी से होने लगता है। मतलब क्या हुआ कि जो डिसएसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा है ये भी इंक्रीज हो जाता है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है, those electrolytes which partially ionize in their aqueous solution, यानी अभी उसमें आयनाइजेशन होना बाकी है। अभी ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली आयनाइज हो गया इलेक्ट्रोलाइट, केवल पार्शियली आयनाइज हुआ है। तो जब पार्शियली आयनाइज हुआ है तो और सॉल्वेंट मिलाएंगे, डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो उसका अल्फा बढ़ेगा, यानी डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन जो है वो बढ़ेगा, तो मोर एंड मोर आयंस जो है वो प्रोड्यूस होंगे। अभी पार्शियली आयनाइज थे तो और ज्यादा आयनाइज होंगे, और ज्यादा उनके आयनों की संख्या बढ़ेगी, और जब आयनों की संख्या बढ़ेगी तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस, और ये नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं यही चार्ज कैरियर होते हैं। तो अगर इनकी संख्या बढ़ेगी तो डेफिनेटली कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर संख्या बढ़ रही है तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये तो हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अगर हम लोग बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में कि जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए अपने एक्वस सॉल्यूशन में, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो स्ट्रॉन्ग, आप देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा जो होता है, ये अल्फा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है ये लगभग 5 से 7% तक ही होता है, 5 to 7% ओनली। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा जो होगा वो कितना होगा, 100%, क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज हो चुका है। जितने भी आयंस प्रोड्यूस होने थे वो तो हो चुके हैं, और these ions are able to conduct the current। ये आयंस जो है वो करंट को कंडक्ट करने के लिए एबल होंगे। तो अगर अब इसमें हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, मान लो और ज्यादा हम लोग इसमें सॉल्वेंट डालते हैं, इसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम होगा, लेकिन नंबर ऑफ आयंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स था वो तो ऑलरेडी डिसएसोसिएट हो चुका था और 100% डिसएसोसिएशन हुआ था, तो कोई संभावना नहीं है कि और ज्यादा जो है वो और ज्यादा आयंस बने। लेकिन डाइल्यूशन बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो डाइल्यूशन अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो डाइल्यूशन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो ऐसी कंडीशन में कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्या रीजन है इसका कि कंडक्टेंस बढ़ गया, क्या कारण है इसका, कोई कुछ कारण होगा। तो देखिए एक सिंपल सा रीजन है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके अंदर इंटर आयनिक अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं। इंटर आयनिक अट्रैक्टिव फोर्सेस एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में उपस्थित होंगे। तो जो आयंस हैं उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है। अगर हम उसका डाइल्यूशन बढ़ाते हैं यानी उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो पानी मिला दिया, अगर हमने मान लो कि एक्वस सॉल्यूशन है तो हमने पानी मिलाया, जब पानी मिलाया तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस को वीक कर देंगे। तो जब अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो जाएंगे तो उनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, और मोबिलिटी के लिए उनको एक पर्टिकुलर वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो पर्टिकुलर वॉल्यूम बड़े होने की वजह से उनकी मोबिलिटी और ज्यादा होने लगेगी। वाटर मिलाने से या जो सॉल्वेंट मिलाते हैं, मान लो एक्वस सॉल्यूशन का ही हम लोग लेकर के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो पानी मिलाएंगे अगर हम लोग, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इन आयनों के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस को क्या करेंगे, कमजोर करेंगे। और जब अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो कमजोर हो जाएंगे तो इन आयनों की मोबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और जब इन आयनों की मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो ऐसी कंडीशन में कंडक्टेंस भी जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो इसका रीजन क्या है, देखो रीजन कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात तो समझ में आ रही है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली आयनाइज नहीं है, हमने थोड़ा सा और सॉल्यूशन मिलाया, थोड़ा सा और सॉल्वेंट मिलाया
थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाया, डाइल्यूशन बढ़ाया, कंसंट्रेशन कम हुआ, तो आयनाइजेशन जो है वो और ज्यादा हुआ। 5 से 7% अगर इनका डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन था तो 7 से 8 हो गया, या 7 से 9 हो गया, या 5 से 9 हो गया, तो कुछ बढ़ गया डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन, नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए। लेकिन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसा क्या हो जाता है, तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कैटायंस और एनायंस जो होते हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड होते हैं, उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो रीजन इसका यही होगा कि कैटायंस एंड एनायंस, cation and anions of an electrolyte are strongly bonded with interionic force of attraction, interionic force of attraction. तो on mixing water, these forces decreases. ये फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, and ions becomes free to move apart. Therefore conductance increases. यही कारण है कि कंडक्टेंस जो होता है वो इंक्रीज करने लगता है। तो अब एक चीज क्लियर हो गई, क्या चीज क्लियर हो गई, कि अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं या कॉन्सेंट्रेशन घटाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, तो ऐसे में चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सबसे पहली चीज ये क्लियर हो गई कि अगर हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन घटेगा, तो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, इसका कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। तो ये चीज ये यहाँ पे कंफर्म हो गई। अब हम लोग देखेंगे कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी में क्या होता है, तो इन केस ऑफ कंडक्टिविटी, अभी तो कंडक्टेंस था, और कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, जब कंसंट्रेशन घटाते हैं या डाइल्यूशन बढ़ाते हैं। तो डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। आइए बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी क्या चीज है, कंडक्टिविटी कैप्पा। कंडक्टिविटी होता क्या चीज है, कंडक्टेंस ड्यू टू द ऑल आयंस, कंडक्टेंस ड्यू टू द all ions present in 1 ml of electrolyte, 1 ml of electrolyte। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस ड्यू टू द ऑल आयंस प्रेजेंट इन 1 ml of electrolyte। मान लो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसमें जितने भी आयन उपस्थित होते हैं, उन सभी आयनों का जो कंडक्टेंस होगा वही क्या कहलाता है, वही कंडक्टिविटी कहलाती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, इसके लिए भी जो कंडीशंस आएगी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सेम होती है। तो अगर हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाएं, डाइल्यूशन अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, यस ऑफ कोर्स वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अगर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, डेंसिटी ऑफ आयंस और नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम decreases।
डाइल्यूशन अगर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो उस वॉल्यूम में उपस्थित आयनों की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग घट जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि ये 1 ml सॉल्यूशन है, ये 1 ml सॉल्यूशन है। इस 1 ml सॉल्यूशन में ये 4 आयंस हैं। अगर मान लो इसका हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, यहाँ पे हमने थोड़ा सा और मिक्सअप कर दिया, तो थोड़ा सा मिक्सअप करने पर क्या हुआ, आयनों की संख्या तो कितनी है, 4 ही है। तो आयनों की संख्या जो है वो 4 ही है, तो आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में conductivity decreases due to decrease in number of ions per unit volume of electrolyte, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कंडक्टिविटी जो होगी वो डाइल्यूशन बढ़ाने पर या वॉल्यूम बढ़ाने पर डिक्रीज होती है। क्यों, ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ आयंस जो पर यूनिट वॉल्यूम में होते हैं वो क्या होते हैं, घट जाते हैं। ठीक है, इट इज केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये सेम होता है, इट इज सेम इन केस of strong or weak electrolyte, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो, तो दोनों के मामले में ये क्या होगा, सेम होगा। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घटेंगे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी भी जो होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो दो चीजें आपने देखा कि ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन और डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, कंडक्टेंस इंक्रीजेस फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट बट कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अब हम लोग देखते हैं लैम्डा एम एंड लैम्डा ई। लैम्डा एम क्या है, आप लोग पहचान रहे होंगे, लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी। और लैम्डा ई क्या है, इक्वी वैलेंट कंडक्टिविटी। ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। चलिए भाई, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट। जब 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो मोलर कंडक्टिविटी होती है। और अगर 1 ग्राम इलेक्ट्रोवैलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है किसके अंदर, 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, तो उस समय जो कंडक्टिविटी होती है उसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। तो दोनों में हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने क्या देखा था कि लैम्डा एम इक्वल टू कितना होता है, कैप्पा इनटू 1000 अपॉन कितना होता है एम, ये तो हो गया मोलर कंडक्टिविटी। और लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैप्पा इनटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट किससे रिलेटेड होता है, नॉर्मेलिटी से, तो अपॉन एन, ये नॉर्मेलिटी हो गई। दूसरी चीज हम लोग एक चीज और याद रखें कि मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, molarity and normality is inverse of the volume। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी जो होती है वो वॉल्यूम का क्या होती है, इनवर्स होती है। तो ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, अगर हम लोग डाइल्यूशन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो कैप्पा की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। अगर कैप्पा की वैल्यू घटती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए, ऐसी कंडीशन में मोलर कंडक्टिविटी जो है यानी जो लैम्डा एम है ये घटना चाहिए, और ऐसी ही कंडीशन में जो लैम्डा ई है इसको भी घट जाना चाहिए। होना तो ये चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये चीज नहीं होती है, नॉट ये नहीं होती है। तो क्या होता है, जब हम लोग डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे ऐसी कंडीशन में इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा,
डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब आप लोगों ने देखा मोलैरिटी में क्या देखा कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो मोलैरिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। मोलैरिटी अगर इंक्रीज करेगी और नॉर्मेलिटी जो होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इंक्रीज करेगी तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में लैम्डा एम की वैल्यू जो होगी वो बढ़ जाएगी और लैम्डा ई की वैल्यू भी जो है वो बढ़ जाएगी। यानी अगर हम लोग देखें तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर या वॉल्यूम बढ़ाने पर लैम्डा एम की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। यानी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है और इलेक्ट्रोवैलेंट कंडक्टिविटी भी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी जो है वो बढ़ जाती है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो एक्सपेरिमेंटली मेजर की जाती हैं। तो एक्सपेरिमेंटली मेजर करेंगे अगर इसको तो ऑल दीज कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। ये सारे डाटा जो है वो एक्सपेरिमेंटली डाटा है। तो जितना ज्यादा मोलैरिटी होगा या जितना ज्यादा नॉर्मेलिटी होगी उसकी मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। अगर मोलर कंडक्टिविटी जो है वो ज्यादा हो रही है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी जो है वो ज्यादा होगी। अब हम लोग देखेंगे इस चीज को, जो मोलर कंडक्टिविटी है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स से कैसे ये वेरिएटेड होती हैं, इनमें क्या वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं, एक बनाते हैं इसको केस वन। केस वन किसके लिए देखेंगे, केस वन वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम with concentration for strong electrolyte। कॉन्सेंट्रेशन के साथ लैम्डा एम में क्या वेरिएशन होता है अगर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो इस चीज को हम लोग जानेंगे ग्राफ से जान लेते हैं। देखो मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पे क्या रखा गया, लैम्डा एम। यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन। तो अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन जब हमने इस ग्राफ को प्लॉट किया तो हम लोगों को मिलता क्या है, देखो इस तरह से मिलता है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ध्यान से देखें, ये स्ट्रेट लाइन मिलता है। अब यहां देखें ये क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। अब इस कॉन्सेंट्रेशन पर इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी थी वो कितनी थी, इतनी थी। ये थी मोलर कंडक्टिविटी। अगर हम लोग एक्स एक्सिस पर लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, लेफ्ट की तरफ अगर मूव करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट की तरफ मूव करने पर इसका मतलब हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि डाइल्यूशन बढ़ रहा है। अगर डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो एक ऐसा डेफिनेट पॉइंट ये है जहां के कॉन्सेंट्रेशन पर यानी यहां से कॉन्सेंट्रेशन अगर यहां ले आए तो यहां पे जो मोलर कंडक्टिविटी है वो मैक्सिमम है। ये मोलर कंडक्टिविटी कैसी है, मैक्सिमम है। तो अब देख रहे हैं यहां पे कैसे हो जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है, इस चीज को हम लोग देख लें। तो सबसे पहली चीज जो इसका मेन रीजन है, मेन रीजन क्या है कि अट्रैक्शन बिटवीन आयंस डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ जो इनके आयनों के बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं ये घटते चले जाते हैं। तो डायरेक्ट जब जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाएंगे ऐसे में इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा और मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी।
आइए अभी इसमें एक पॉइंट और आता है, अगर हम और डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन और घटता जाएगा। इसको डॉटेड लाइन से बताते हैं, ये कंसंट्रेशन और घटता चला जाएगा। तो अगर कंसंट्रेशन और घटता चला जाएगा, ये इस तरह से कंसंट्रेशन, तो ये कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा। और ध्यान रहे देखो, ये कंसंट्रेशन जो है वो ये जो मोलर कंडक्टिविटी है, ये मोलर कंडक्टिविटी कितने कंसंट्रेशन पर है? जब कंसंट्रेशन C इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। अगर C इक्वल टू 0 हो गया तो ऐसी कंडीशन में जो ये हमको कंडक्टिविटी मिली, तो ये कंडक्टिविटी कितनी होती है? इसको हम लोग कहते हैं लैम्डा m इंफिनिटी। ये लैम्डा m इंफिनिटी होती है, जबकि ये जो है वो क्या है? ये लैम्डा m के बराबर है। तो लैम्डा m इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ? मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट infinite dilution, तो इज इक्वल टू 0 अगर हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, यानी सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं। तो ये हो गया आपका क्या? लैम्डा m इंफिनिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन या एट इनफिनिट डाइल्यूशन। दिस इज आल्सो नोन एज, इसी को एक और चीज से हम लोग जानते हैं, क्या चीज? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसी को हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। आइए, जो आपने भी ग्राफ प्लॉट किया √c और किसके बीच में? लैम्डा m के बीच में, यहां पे जो आपको लाइन मिल रही है, ये लाइन कैसी है? ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो देखो, ऑन मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऑन मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर हम लोग लेफ्ट राइट से किधर जाते हैं? लेफ्ट की तरफ जाते हैं, देन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। कंसंट्रेशन क्या होता है? घटता है। तो कंसंट्रेशन घटता है, इसका मतलब डाइल्यूशन बढ़ता है। तो अगर डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो ऐसी कंडीशन में मोलर कंडक्टिविटी भी जो है वो इंक्रीज करती है, यानी वो भी बढ़ जाती है। चलिए, तो फ्रॉम द ग्राफ वी कैन राइट एन इक्वेशन। इस ग्राफ से हम लोग एक इक्वेशन लिख सकते हैं। देखो, ग्राफ जो है वो कैसा दिख रहा है आपको? ग्राफ से अगर हम लोग देखें तो क्या दिखाई दे रहा है? ग्राफ से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लाइन है एक स्ट्रेट लाइन है। कौन सी लाइन है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो ग्राफ से हम लोगों ने क्या देखा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो क्या ये y इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो करेगा? y इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो करेगा। तो जरा देखो y पे क्या है? y पे क्या चीज लिखा हुआ है? लैम्डा m लिखा हुआ है। y पे लैम्डा m लिखा हुआ है, तो लैम्डा m। और x पे क्या है? ये कंसंट्रेशन ऑफ c। x पे क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ c। और ये जो C है ये क्या है? C पे अगर हम लोग C पे देखें तो जब कंसंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, यानी कंसंट्रेशन जो है वो 0 हो जाता है, नॉट मैक्सिमम, 0 हो जाता है, तो ऐसे पे ये हमको क्या मिल जाता है? लैम्डा इंफिनिटी m या लैम्डा m इंफिनिटी। जरा इसको हम लोग रीअरेंज कर लें। रीअरेंज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो ग्राफ है वो कैसा ग्राफ बन रहा है? जरा ध्यान से देखिए, ग्राफ जो है वो कैसा ग्राफ बन रहा है? ये ग्राफ देखिए अगर, तो कैसा ग्राफ दिख रहा है? ये ग्राफ आपको नेगेटिव दिख रहा है। जब कभी भी ग्राफ इधर से इधर बनता है तो नेगेटिव होता है, ऐसे बनेगा तो पॉजिटिव ग्राफ होता है। तो अगर ये नेगेटिव ग्राफ आप देख रहे हो कि ये ग्राफ इस तरह से बन रहा है, तो ये ग्राफ जो है वो क्या है? नेगेटिव। जब भी कभी ऐसा होता है, देखो ऐसे अगर ग्राफ बनता है तो नेगेटिव ग्राफ होता है। आप लोगों ने
पढ़ा होगा, काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि इस तरह का जो ग्राफ बनता है वो रिटार्डेशन के लिए होता है, जो माइनस एक्सेलरेशन होता है, ये नेगेटिव ग्राफ होता है। तो ये ग्राफ बिल्कुल इसी तरह से बन रहा है, तो ये एक नेगेटिव ग्राफ है। तो नेगेटिव ग्राफ है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा m इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट सी प्लस लैम्डा m इंफिनिटी। अब इसको जरा हम लोग सीधा कर लें, तो सीधा जब करेंगे तो कैसा हो जाएगा, लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m इंफिनिटी माइनस b अंडर रूट c, जहां पे b क्या है, b एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट which depends upon the nature of किसके नेचर पे डिपेंड करता है, ये इलेक्ट्रोड या नेचर ऑफ सॉल्वेंट, लीजिए सीधा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट इसमें मिलाया गया है उस सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं, सॉल्वेंट के नेचर पे किस तरह से डिपेंड हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि सॉल्वेंट का सरफेस टेंशन हो गया, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी हो गई, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं लिक्विड की, उसके ऊपर B की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है। इस इक्वेशन को दिया किसने था, तो जिसने इस इक्वेशन को दिया था उसी के नाम पर इस इक्वेशन का नाम रख दिया गया। किसने दिया था, डिबाई हैकल ऑन सागर ने दिया था। तो दिस इक्वेशन is known as Debye-Hackl-on-Sagar इक्वेशन। इसको कहते हैं हम लोग डिबाई-हैकल-ऑन-सागर इक्वेशन। तो डिबाई-हैकल-ऑन-सागर इक्वेशन से ये क्लियर हो जाता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी it is equal to the molar conductivity at infinite dilution or limiting molar conductivity minus b root c, या आप इसी को लिख सकते हो b into c to the power half। तो इसको हम लोग इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सारे टर्म इसके हम लोग क्लियर कर लें कि कौन कौन से टर्म इसमें जो यूज किए गए हैं उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो सबसे पहली चीज तो है लैम्डा m। लैम्डा m क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा m इंफिनिटिव क्या है, लैम्डा m इंफिनिटिव तो मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, इन्फिनिट डाइल्यूशन। फिर क्या चीज है, फिर है c। c क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, C कॉन्सेंट्रेशन। B क्या है, B एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पर ये डिपेंड करता है। अब आइए, अगर दो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनकी मोलर कंडक्टिविटी को कंपेयर करना है, या फिर आपके सामने एक ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, सपोज करो एक ग्राफ इस तरह से बना हुआ है और आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो है वो KCl है और ये जो है वो HCl है, तो बताइए किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और क्यों। जबकि ध्यान से देखें दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सिमिलर है, दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट सिमिलर का मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो एनायंस हैं वो सिमिलर है, केवल कैटायंस डिफर हैं। तो केवल कैटायंस डिफर होने पर क्या इनकी मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, ये ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि KCl की तुलना में HCl के लिए जो डिसएसोसिएशन कांस्टेंट है वो ज्यादा होगा और हाइड्रोजन की मोबिलिटी जो होगी वो पोटेशियम की तुलना में कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो जो ऊपर वाली लाइन बनेगी, बनेगी बिल्कुल वैसे ही, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बनेगा बिल्कुल वैसा ही, लेकिन जो ऊपर वाली लाइन होगी उसकी मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो नीचे वाले से कैसी होगी,
ज्यादा होगी हमेशा, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आएगा या फिर स्ट्रॉन्ग। ये तो स्ट्रॉन्ग के लिए हो गया। अब वीक के लिए हम लोग देखते हैं। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कैसे डिसाइड की जाती है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, क्या इसमें भी हम लोग इनफिनिट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी को डिटरमिन कर पाते हैं। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। केस 2 क्या चीज है केस 2? वेरिएशन ऑफ molar conductivity with concentration for weak electrolytes तो मोलर कंडक्टिविटी जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कॉन्सेंट्रेशन से कैसे वेरिएशन क्रिएट करती है। तो इसको सीधी सी बात है कि जैसे ही हम लोग डाइल्यूशन को क्या करेंगे, डाइल्यूशन को हम लोग इंक्रीज करेंगे। यानी डाइल्यूशन अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, यानी जो डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन है ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स कैसा है, वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो अगर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो इसकी डिसएसोसिएशन कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी अल्फा जो है, जो डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं तो क्या लैम्डा m जो है वो बढ़ेगा और लैम्डा e जो होगा ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है। अब अगर इसमें हम लोग ग्राफ प्लॉट करें किसके किसके बीच में, √c और लैम्डा m के बीच में, तो ये ग्राफ एक हाइपरबोला की तरह से बनता है इस तरह से। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू लेफ्ट आएंगे, यानी कंसंट्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, तो डाइल्यूशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो एज मूव लेफ्ट, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट बढ़ेंगे तो डाइल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा। अगर डाइल्यूशन इंक्रीज करता है तो लैम्डा m क्या होगा, ये भी इंक्रीज करेगा। समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे देखें ये किसके लिए है, ये CH3COOH के लिए है, CH3COOH। अब अगर मान लो आपके लिए कहता है कि ये ग्राफ है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का है और ये बता रहा है वेरिएशन ऑफ लैम्डा m विद कंसंट्रेशन, आप इसको देख रहे हो, तो आप बताइए कि फॉर्मिक एसिड, ये एथेनोइक एसिड का है, तो मेथेनोइक एसिड का ग्राफ कैसा होगा, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस इससे थोड़ा ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि HCOOH जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है किसकी तुलना में, CH3COOH की तुलना में। तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा ऊपर होगा, और इससे भी स्ट्रॉन्ग होगा तो और ऊपर होगा, और इससे भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग हो जाए, और स्ट्रॉन्ग हो जाए। कोई मिनरल एसिड लिया और जो स्ट्रॉन्ग हो जाए तो धीरे धीरे ये जो कर्व है वो सीधा होता चला जाएगा। और अगर आप कोई भी मिनरल स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl या कोई भी ऐसा लियाते हो, ऊपर जाकर के ये स्ट्रेट लाइन बात समझ में आ रही है। तो ये HCOOH जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है किसकी तुलना में, एथेनोइक एसिड की तुलना में, इसलिए ये इसके ऊपर रहेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, क्या आप इस लाइनों को देख करके बता सकते हो कि क्या ये y एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी y एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये y एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन पॉसिबल नहीं है। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या चीज, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये कर्व मिलेगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटाएंगे इनकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, ये बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम, इट इज नॉट ए प्रॉपर वे to calculate the molar conductivity of a weak electrolyte.
ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के को कैलकुलेट करने का प्रॉपर मेथड नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए, ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि बाय यूजिंग दिस ग्राफ वी कैन नॉट कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑल वीक इलेक्ट्रोलाइट, सभी का नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो करवाए किसने, कोलरॉश ने। कोलरॉश ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करवाए और उन एक्सपेरिमेंट्स से कुछ रिजल्ट निकला जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलरॉश लॉ कहेंगे उनके इस रिजल्ट को। और कोलरॉश लॉ का यूज करके हम लोग किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाद में देखा गया, पहले तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मैटर चल रहा था कि सभी प्रकार के वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को इस तरह से ग्राफ प्लॉट करके हम लोग मोलर कंडक्टिविटी को डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंटल वे है जिसके द्वारा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन दिस एक्सपेरिमेंटल वे इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कुछ तो इतने ज्यादा वीक हैं कि जिनका तो हम लोग ये ग्राफ ही नहीं प्लॉट कर सकते, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट वो मिस कर जाते हैं, मिलते ही नहीं। तो हम क्या करें, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया किसने, कोलरॉश ने। कोलरॉश ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कोलरॉश ने कहा कि कंडक्टिविटी इज डिपेंड ऑन द आयंस, और ये आयंस जो सॉल्यूशन के अंदर होंगे वो कैटायंस भी होंगे और क्या होंगे, एनायंस भी होंगे। तो डेफिनेटली इन कैटायंस और एनायंस की जो कंडक्टिविटीज है, इन कंडक्टिविटीज से रिलेटेड होता है मोलर कंडक्टिविटीज। कैसे इस चीज को इन्होंने प्रूव किया, आइए हम लोग देखते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कोलरॉश लॉ, और बाद में चल करके ये चीज क्लियर हुई कि जो कोलरॉश ने जो अपना नियम दिया था, ये नियम केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। दोनों के लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी बाय यूजिंग कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ का यूज करके हम लोग दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोलरॉश लॉ, इसी को हम लोग कहते हैं कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। क्या बताया इन्होंने कहा कि जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो डिसएसोसिएट हो जाते हैं अपने आयनों में, तो प्रत्येक आयन अपना कंट्रीब्यूट करता है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी को डिटरमिन करने के लिए। यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो उसके आयनों से रिलेटेड होती है। कैसे? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स का चयन किया जिनमें कैटायंस एक समान हो और एनायंस क्या हो, डिफरेंट हो। फिर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स का चयन किया जिसमें एनायंस एक समान हो लेकिन कैटायंस कैसे हो, डिफरेंट हो। दोनों को अलग अलग कंडक्टिविटीज निकाली, दोनों की अलग अलग मोलर कंडक्टिविटीज निकाल करके दोनों का जो डिफरेंस देखा तो एक फिक्स डिफरेंस था। उनके बीच का जो अंतर था वो कैसा था, फिक्स था। तो दोनों के बीच के अंतर को फिक्स जब इन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली जो इनके कैटायंस और एनायंस हैं दे प्ले अ विटल रोल टू डिटरमिन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। कैसे? देखो, अगर देखा इन्होंने क्या कि लैम्डा नॉट निकाला किसके लिए, KCl के लिए, और लैम्डा नॉट निकाला NaCl के लिए, तो दोनों के अंदर एनायंस कैसे हैं, सेम है। इसके लिए जो इसकी कंडक्टिविटी मिली वो कितनी मिली, 149.9 मिली, और NaCl के लिए कितनी मिली, 126.4 मिली। दोनों को इन्होंने डिफरेंस निकाल लिया तो 0.5 हो गया, ये 3 हो गया और ये कितना हो गया, 2 हो गया। 23 पॉइंट कितना हो गया, 4, 23 पॉइंट कितना हो गया, 5। बात समझ में आ रही है? ये 23.5 हो गया। बिल्कुल इसी तरह से इन्होंने क्या किया, KNO3 लिया और इसके साथ इन्होंने NaNO3 लिया। क्या चेंज कर दिया इन्होंने, एनायंस चेंज कर दिया। अब इसके लिए इसका कितना हो गया, 145.0, और NaNO3 के लिए कितना हो गया, 121.5। अभी इसमें कितना आ गया, इसमें कितना, ये 122 नहीं 21। अभी इसमें कितना आ गया, ये हो गया 0.5, 4 - 1 कितना हो गया, 3, और ये 23.5 आ गया। तो दोनों में इन्होंने क्या किया, इन्होंने केवल और केवल
कैटायंस डिफरेंट लिए जबकि एनायंस जो थे वो कैसे थे, सेम थे। ऐसे सिचुएशंस में इन्होंने क्या देखा कि दोनों की जो कंडक्टिविटीज का डिफरेंस है वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। ऐसे इन्होंने केबीआर लिया और केबीआर के साथ क्या लिया, एनएबीआर। इन दोनों की कंडक्टिविटीज का डिफरेंस जो था वो भी 23 पॉइंट कितना था, 5 था। तो दोनों की कंडक्टिविटीज का जो डिफरेंस था वो फिक्स था। तो इस चीज को देख करके कोलराश ने अपना नियम दिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस का जो रूल था वो क्या चीज था कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन, molar conductivities at infinite dilution, molar conductivities at infinite dilution for a given salt या given electrolyte, for a given electrolyte can be expressed as the sum of the individual conductivities of ions, इसी को कोलराश लॉ कहा गया। या इसी को एक तरह से और हम लोग लिख सकते हैं कि एट इनफिनिट dilution when the dissociation is complete, each ions make a definite contribution towards molar conductivity of the electrolyte irrespective of nature of the other ions with which it is associated, जिसके द्वारा ये क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। मतलब इनफिनिट डाइल्यूशन पे जब डिसएसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है तो प्रत्येक आयंस जो है वो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए अपना एक सेपरेट कंट्रीब्यूशन देता है और इस आयंस के द्वारा दिया गया कंट्रीब्यूशन इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि वो किसके साथ जुड़ा हुआ था, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता है। तो दिस इज नोन एज कोलराश लॉ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलराश लॉ कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे ऐसा होता है। देखो इनका कहना क्या था, इनका कहना था कि लैम्डा एम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा ऑफ कैटायंस प्लस लैम्डा ऑफ एनायंस। किसके बराबर होगा, जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो उसके कैटायनों के लिए और उसके एनायनों के कंडक्टिविटीज के सम के बराबर होगी। तो अब अगर मान लो इस कंडीशन में हम लोग देखें तो NaCl के लिए क्या हो जाएगा, फॉर NaCl के लिए देखो लैम्डा नॉट NaCl
ये इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा नॉट Na प्लस आयन प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस आयन। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर मान लो हम लोग KNO3 के लिए देखते हैं, फॉर KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट के लिए, तो KNO3 के लिए लैम्डा नॉट KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट दैट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट K प्लस आयन प्लस लैम्डा नॉट NO3 माइनस आयन। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोग देखें फॉर सिल्वर नाइट्रेट, तो लैम्डा नॉट AgNO3 ये इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा नॉट AgNO3 दैट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट Ag प्लस आयन और लैम्डा नॉट NO3 माइनस आयन। तो इस तरह से इनके इंडिविजुअल जो आयनों की कंडक्टिविटी होगी उनके सम के बराबर जो है वो इनकी मोलर कंडक्टिविटीज होती है। आइए मान लेते हैं कि कोई ऐसा है जिसके साथ कुछ कोएफिशिएंट्स लगे हुए हैं, जैसे मान लो कि Al2SO4 का होल थ्राइस है। इसके लिए अगर हमें कोलॉश लॉ का यूज करके निकालना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो यहां कितने हैं 2Al है, तो इसके लिए देखो लैम्डा नॉट Al2SO4 का होल थ्राइस ये इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा नॉट कितना, तो 2 लैम्डा नॉट Al प्लस 3 आयन, 2 लैम्डा नॉट Al प्लस 3 आयन प्लस 3 लैम्डा नॉट SO4 माइनस 2 आयन। इस तरह से हम लोग इसको पुट अप कर रहे हैं। तो ये कोलॉश लॉ के अकॉर्डिंग था कि हम लोग किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो उसकी मोलर कंडक्टिविटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एथेनोइक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी हम लोग कैसे निकालें बाय यूजिंग कोलॉश लॉ। कोलॉश लॉ का यूज करके एथेनोइक एसिड की मोलर कंडक्टिविटीज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड सबसे पहली चीज ये कि एथेनोइक एसिड का जो है वो फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे एथेनोइक एसिड बना सकते हैं। तो देखो एथेनोइक एसिड बनाने के लिए CH3COO प्लस HCl बनेगा क्या, CH3COOH प्लस NaCl। तो अगर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसकी मोलर कंडक्टिविटी। तो क्या लैम्डा CH3COOH लैम्डा नॉट दैट विल बी इक्वल टू molar conductivity of CH3COONA plus CH3 lambda HCl minus lambda NaCl। क्या ये पॉसिबल है? हालांकि होता क्या है, अगर सीधे सीधे हम निकालना चाहते हैं तो लैम्डा CH3COOH ये कोलॉश लॉ के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट H आयन प्लस लैम्डा नॉट एसीटेट आयन CH3COO आयन, ये हो सकता है। लेकिन कैसे इतना मिला इस चीज को हम लोग देखते हैं यहां से। तो कैसे ये इतना मिल गया, ये जो होगा वो इसके मोलर कंडक्टिविटीज को हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए ब्रेक कर देते हैं इसको। ये किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा नॉट CH3COO आयन प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस आयन प्लस लैम्डा नॉट H आयन प्लस लैम्डा नॉट Cl आयन माइनस लैम्डा नॉट Na आयन माइनस लैम्डा नॉट Cl आयन। जरा ध्यान से देखें, प्लस Na आयन माइनस Na आयन प्लस Cl आयन माइनस Cl आयन, बचा क्या लैम्डा नॉट CH3COO यानी एसीटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट H आयन। दिस इज इक्वल टू क्या, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एथेनोइक एसिड।
इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2O। वाटर की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग कोलरॉश लॉ। हम लोग सीधे सीधे अब सारी चीजों को हमको भूल जाना है, क्योंकि कोलरॉश लॉ इज एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वाटर के लिए हम लोग सिंपली कैसे बना सकते हैं, तो किसी भी एसिड को अगर हम लोग किसी भी बेस से रिएक्ट कराते हैं तो ऐसे में क्या बनता है, ऐसे में साल्ट बनता है और क्या बन जाता है, वाटर। तो अगर हमको लैम्डा H2O निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा HCl प्लस लैम्डा NaOH और माइनस लैम्डा NaCl। ये हो गया। अब आप इसको आप तोड़ सकते हो, ये हो जाएगा लैम्डा H आयन का कंसंट्रेशन प्लस लैम्डा Cl आयन का कंसंट्रेशन प्लस लैम्डा Na आयन का कंसंट्रेशन प्लस लैम्डा OH आयन का कंसंट्रेशन माइनस लैम्डा Na आयन का कंसंट्रेशन माइनस लैम्डा Cl आयन का कंसंट्रेशन। तो प्लस Na आयन माइनस Na आयन प्लस Cl आयन माइनस Cl आयन कितना मिल गया, लैम्डा नॉट H आयन का कंसंट्रेशन प्लस लैम्डा नॉट OH आयन। ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कितना, H2O। तो इस तरह से कोलरॉश लॉ का यूज करके हम लोग मोलर कंडक्टिविटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां तक आप लोगों ने देखा कि कोलरॉश लॉ का जो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस का लॉ है, जिसके द्वारा हालांकि जिसको खोजा गया था केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटीज को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन इसको बाद में देख करके पता चला कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम लोग कोलरॉश लॉ का यूज करके किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोग इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए, इनको प्रिपेयर कर लीजिए। कोलरॉश लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो इसको खूब ध्यान से प्रिपेयर कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और फिर हम लोग अब मिलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना। थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना, थोड़ी